ठीक है ना। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज द डायनामिक्स। राइट। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि तुमको यहाँ पर केवल इफेक्ट पता होगा, जबकि डायनेमिक्स में तुमको कॉज प्लस इफेक्ट दोनों पता होंगे। ठीक ना, इसको डायनेमिक्स बोलते हैं। तो कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स में। तो ऐसा हेडिंग डाल दो तुम, पैरामीटर। और पहला पैरामीटर है तुम्हारे पास में टाइम, तो लिख देना टाइम। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी तुम्हारे पास में टाइम। तो तुम्हें पता है कि ये टाइम कैसा है, तो लिख सकते हो इसमें टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। राइट। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। यूनिट क्या लिख सकते हो, यूनिट इज सेकंड। राइट। सेकंड हेडिंग तुम्हारा पड़ेगा पोजीशन। और इसमें लिखोगे इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। राइट डाउन, इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना डिस्टेंस। थर्ड हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी डिस्टेंस। और इसमें लिखो इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। आगे लिखना है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। राइट। राइट। और नेक्स्ट हेडिंग डिस्प्लेसमेंट, थर्ड। थर्ड हेडिंग आएगी डिस्प्लेसमेंट, और इसमें लिखोगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन the shortest distance between the initial and final position of the particle is known as displacement of the particle is known as displacement is known as displacement। डन। आगे लिख देना इट कैन
also be defined as, it can also be defined as, it can also be defined as the change in position of the particle. Right down. It can also be defined as the change in position of the particle. The change in position of the particle. आगे लिखोगे इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो as it is a vector quantity. As it is a vector quantity. As it is a vector quantity. आगे लिखोगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. सबका मतलब मैं बताऊंगा क्या है, अभी के लिए तुम लिखते रहो. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. आगे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. Displacement of the particle is independent of the origin. Displacement of the particle is independent of the origin, and it is dependent only on initial and final position of the given particle. And it is dependent, and it is dependent only on the initial and final position of the particle. तो क्या मतलब है इन सब का, देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा था मैं. जैसे कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है तुम्हारा. ये पार्टिकल को बी बोल देता हूँ मैं. राइट. तो इसको तुम बोल दो ये वेक्टर आर है. एक पाथ ये ले लिया मैंने, एक पाथ मान लो ये हो गया, और एक पाथ मैंने ऐसे ले लिया. ठीक है ना, यहीं पे पहुंचे तुम. तो मेरे पास में टोटल तीन पाथ हैं. इसको बोल दो पाथ वन, दिस इज पाथ टू, एंड ये है तुम्हारे पास में पाथ थ्री. तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में, वो तुम्हें दिख रहा होगा पाथ टू है. क्लियर है ना. वो क्या है तुम्हारा पाथ टू है. तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, जो पाथ टू है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट. उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज इससे छोटी लाइन तुम नहीं बना सकते हो ए और बी के बीच में. राइट. तो वो सबसे छोटी लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जो ए और बी को मिला रहा होगा. इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारे पास है पाथ वन, पाथ टू एंड पाथ थ्री, ये तुम्हारे डिस्टेंस होंगे. तो जैसे कि अब तुम देखोगे पाथ टू डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होता है. ठीक है ना. तो हो क्या जाएगा, एक मिनट देना मुझे. हाँ. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या, एक तो हमेशा ये बड़ा होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के. डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होगा अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है. तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे. राइट. और मैंने क्या नोट लिखाया था, मैंने नोट लिखा था जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो इसका क्या मतलब है उसको भी देख लेते हैं. यहाँ पर देख,
मान लो तुम्हारे पास में ये वाई एक्सिस है और इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, राइट। और एक पार्टिकल है यहाँ पर और एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल है तुम्हारे पास में P1, मान लिया मैंने इसका कोऑर्डिनेट था x1 वाई 1, और फिर पॉइंट P2 पे पहुंचता तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 वाई 2। तो तुम बोलोगे कि ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। इसको तुम बोल दो वेक्टर R1 है, इसको बोल दो वेक्टर R2 है, इसको क्या बोलोगे, वेक्टर R इक्वल टू R2 - R1। तो यहाँ से मुझे वेक्टर R1 कितना लिखा सकते हैं तुम, कि क्या x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगा, एंड वेक्टर R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, राइट। सो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हो जाएगा R2 - R1। इसको लिख सकते हो तुम x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। ये तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो नोट क्या लिखा था मैंने, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। तो अब देख, ये तुम्हारा मान लो ये ओल्ड था और ये भी ओल्ड था। अगर मैं एक नई ओरिजिन यहाँ पर बनाऊं, हमारे लिए बहुत ध्यान से देखना, मैं एक न्यू ओरिजिन बना लेता हूँ ऐसा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा न्यू एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारे पास में अब हो गया न्यू वाई एक्सिस। अब इसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा या वो चेंज हो जाएगा, देख। ये तुम्हारे पास में अभी R1 डैश बोल सकते हो तुम इसको, और इसको तुम बोल सकते हो R2 डैश, ठीक है ना। अभी देख, लेकिन R अभी भी वही है। R, ये चीज अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखाया था कि अगर तुम ओरिजिन चेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, राइट। वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के। ये वाली बात क्लियर है सबको, तुम ओरिजिन कहीं पे भी बना के देख सकते हो, राइट। अगर इतनी बातें क्लियर है तो उसको नोट करो जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन देखोगे, इसमें लिखोगे अ सर्कल विच रेडियस इज कैपिटल R, a circle which radius is capital R, find displacement and distance of the given path, find distance and displacement of the given path if particle start from the point A, if particle start from the point A in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तुमको पाथ दिया हुआ है, पहला है AB, AC, AD एंड AA। पाथ के बाद तुमको दिया हुआ है डिस्टेंस, एंड फिर तुम्हें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ये है, इसको कर दो जल्दी से। ठीक है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो, ये होगा R√2 मीटर, जो कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने, समझा। अब AB के बाद मैं AC की बात करते हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा, देखो R का ही डबल कर दो। यहाँ पे π/2 R आया था, तो ये एंगल कितना है, पाई है। तो R का भी कितना हो जाएगा, θ × R होता है। तो थीटा कितना हो चुका है अभी यहाँ से यहाँ तक का, क्या पाई हो गया है। तो π × R, और इसी R को तुम क्या बोलोगे, डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर लिखा है, राइट। 2R की बात, ये तुम्हारा इनिशियल हो गया AC के लिए, और ये फाइनल हो गया। ये R था, ये भी R था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2R है। तो तुम बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2R होगा, जैसा कि यहाँ पर आया। फिर ये देख, इतना पूरा पाथ AD के लिए,
एडी के लिए पूरा पाथ लेना पड़ेगा ना, तो ये पूरा पाथ तुम्हारा कितना है एंगल, ये 3 पाई बाई 2। ठीक है ना, 3 पाई बाई 2। तो डिस्टेंस कितना लिख दोगे तुम? डिस्टेंस लिखना पड़ेगा 3 पाई बाई 2 थीटा इंटू आर ना, इंटू आर। ये आ गया। एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, और ये भी होगा R√2, क्योंकि ये भी आर है। ये एंगल 90 डिग्री है। राइट। उसके बाद तुम्हारे पास में ए आता है। ए के लिए यहाँ से देख, ए से चले ऐसे चलते हुए सरकमफेरेंस, तो पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, वो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया है 2 पाई, यानी कि ये थीटा हो गया। कितना एंगल ट्रेवल किया तुमने यहाँ से यहाँ तक का? 2 पाई। तो 2 पाई इंटू आर, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मिल गया, डिस्प्लेस डिस्टेंस मिल गया। और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गए। तो अगर दोनों सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का क्या मतलब हुआ? कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर की क्या करोगे, कुछ मेजर करने का बच्चा ही नहीं है। ये ठीक है सबका? नोट कर लो अच्छे से। लिख देना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा। एवरेज स्पीड को मैं लिख रहा हूँ वी एवरेज से। ठीक है ना, वी सफिक्स में एवरेज। या एवरेज को तुमने देखा होगा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर किया जाता है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वो एवरेज हो जाता है। ये इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट। एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम